क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राइबॉल कह लीजिए आप इसको। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी, पेरेंट्स वर्क प्लेस कम्स अंडर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल उस पर पूछा था कम्युनिटी टैब पर, इसी थियोरी से रिलेटेड, कि इनकी थियोरी के अनुसार जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं आपके जीवन में, वो किस सिस्टम में आएंगे। बेसिकली इन्होंने 5 सिस्टम की बात की है अपनी थियोरी में। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ब्रॉनफेन ब्रेनर का, जिसमें वो बात करते हैं जो घर का माहौल है, स्कूल है, वो आपस में इंटरेक्ट करें तो वो प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को एक तरीके से। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो किस दायरे में आएगा, किस तंत्र के अंदर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये है कि वैल्यू सिस्टम जो है आपका वो किस तंत्र में आएगा, जिसका आंसर कल 25-26% लोगों ने गलत दिया कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, वो लास्ट में आपको दिखा भी दूंगी क्वेश्चन। कोई कह रहा समझ में नहीं आ रहा मैम, क्वेश्चन शुरू हुआ नहीं है अभी, पढ़ के निपटी नहीं हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब ईश्वर ही बस कृपा कर सकता है आप पे अब इस बात के बाद, है ना। समझोगे तो समझ भी आएगा, माहौल थोड़ा ऐसा ही है। मम्मी कैसी है अभी? मम्मी बेटर है, काफी इंप्रूवमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियोरी, यानी ब्रॉनफेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार पेरेंट्स का वर्क प्लेस कहाँ आएगा, बताइए। आपको पता होना चाहिए ये एक्सो सिस्टम में आएगा, मीजो में नहीं आएगा। मीजो में जब 2 सिस्टम इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स यानी घर का माहौल और स्कूल यानी टीचर, जब पीटीएम होगी तब वो मीजो में आएगा, क्योंकि 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट है, उनका जो ऑफिस है, या मान लीजिए मेरे माता पिता शिक्षक हैं तो उनका जो स्कूल है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट है। उनके साथ आज क्या हुआ वो मुझे इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, और इनडायरेक्ट चीजें एक्सो में आती हैं। मैं डायरेक्टली स्कूल नहीं जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ, है ना, वो जाती हैं, लेकिन उनके स्कूल में जो भी घटना आज घटी होगी या कोई भी जो भी माहौल चल रहा होगा वो मुझे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मदर को वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे आप समझिए इसको कि जो आपका वर्क प्लेस है, जैसे किसी पेरेंट का ट्रांसफर हो जाए, अब ट्रांसफर तो पेरेंट का हुआ है, आपका तो नहीं हुआ, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बट प्रभाव तो आप पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस ट्रांसफर से, और डायरेक्टली रिलेटेड है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो मुझे बता दीजिए। ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। तो मैक्रो सिस्टम में वैल्यूज आती है, मूल्य, जो कल क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब पर। मूल्य जो है आपके वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। माइक्रो में घर आ गया, होम, स्कूल, अलग अलग तरीके से। मीजो में जब 2 माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करें, और एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट चीजें जो आपको प्रभावित करती हैं वो किस में आ जाएंगी? एक्सो में आ जाएंगी, मीडिया जैसी चीजें। ठीक है बात, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मीडिया का भी तो सेम ही हाल है ना, बट वो आपको क्या करेगी? इनडायरेक्टली प्रभावित करेंगे ऐसी चीजें। तो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो एक्सो सिस्टम में आएगा। व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स लर्निंग थियोरी? जो क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसमें अभी कल परसों हम कर भी रहे थे, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें, व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स? रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का एम क्या है? पुनर्बलन जो देने की बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थियोरी में, जिसको चालक न्यूनता सिद्धांत कहते हैं हल का, उसमें अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं या जब लर्निंग हो रही होती है तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या है? जो आपके किसी एक एक्शन को और बढ़ावा देना। भाई आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, मम्मी ने दूध का गिलास ला के रख दिया, अच्छा कोई बात नहीं बेटा यहीं बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? रीइंफोर्समेंट है। शाबाश मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है। क्या है ये? रीइंफोर्समेंट है कि आप अब और ज्यादा चाहेंगे पढ़ना। तो रीइंफोर्समेंट मतलब किसी एक काम को का जो अकरेंस है उसको बढ़ावा देना। ठीक, तो इसमें रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है? रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य मोटिवेशन को घटाना, इंसेंटिव को घटाना नहीं है। रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य है कि जो नीड है उसमें कमी आ जाए। जब आप वो जो नीड है आपकी वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक, ड्राइव तो अपने आप ही कम हो जाएगी जब नीड फुलफिल हो जाएगी। इसीलिए तो ड्राइव रिडक्शन है ना, भूख लगी है, खाना मिल गया, जो ड्राइव थी वो कम हो गई क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ठीक है बात, तो ए ऑप्शन यहां सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन? यानी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है या क्या है, बताइए। सीरियसली इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, नाम वाम के चक्कर में मत पड़िए अभी।
समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लग रहा है आपको? 4 ऑप्शंस में से पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, IEP कहते हैं, फिर है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, देन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और फिर एनकरेजिंग कंपटीशन। बताइए, इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जहां हर प्रकार का बच्चा एक छत के नीचे बैठ करके उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जा सके। एक स्लो लर्नर भी है, एक ऐसा बच्चा भी है जो स्पेशल चाइल्ड है, एक ऐसा बच्चा भी है जो गिफ्टेड भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होगा, कि इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख करके पाठ योजना बनाई जाए। पाठ योजना या लेसन प्लानिंग, जो आप क्लासरूम में जाने से पहले अपना एक लेसन को प्लान करके जाते हैं। जैसे ये PDF जो ये PPT बनी है, इसमें मेरी लेसन प्लानिंग लगी है कई घंटों की। क्यों? टाइम लगेगा, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट भी करने होंगे, उनको ट्रांसलेट भी करना होगा, फिर चूज भी करना होगा, कई बार आपको कोई पिक्चर भी लगानी है, कोई एग्जाम्पल भी दिमाग में लाना है। ये सब क्या है? ये लेसन प्लानिंग है जो एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले करेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की नीड को समझ के अगर प्लान करके नहीं जाएंगे तो आप इनजस्टिस करेंगे, आप न्याय नहीं करेंगे अपनी प्रोफेशन के साथ। ठीक? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी विशिष्ट शिक्षा योजना इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो पेरेंट्स के साथ मिलकर के और इंडिविजुअल को समझ करके उसके लिए प्लान डिवाइस करना, ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन के प्लान के अंदर। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कभी मत आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक रूप निर्देशन, यानी सबको एक ही जैसा पढ़ा दो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब अलग अलग तरह के अलग अलग नीड के बच्चे हैं तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा। आपको इंस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएटेड रखनी पड़ेगी, अंतर रखना पड़ेगा। ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ रहे थे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे दें। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण, इसमें भी हम इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में ठीक से नहीं रख पाते। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, 20 लाख लोग एक साथ बैठ के दे रहे हैं, कोई लिखने में अच्छा है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक? एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन, ये सबसे बुरा है कि आप कंपटीशन को बढ़ावा दें, कंपटीशन को नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दें एज अ टीचर। याद है सब, तरंग गुप्ता कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कुछ 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रन कैटेगरी, यानी विशिष्ट छात्रों की सूची में या विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है, कौन से बच्चे विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आएंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन या सभी। बताइए, तुक्के मत लगाइए, जवाब दीजिए लाइक शेयर करने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रंस कैटेगरी। देखो, जो नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा। ठीक है, नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा। एवरेज से अलग सब स्पेसिफिक है। अगर यहाँ एवरेज लिखा होता, कहीं औसत बच्चा लिखा होता, तो वो स्पेसिफिक में नहीं आता। बैकवर्ड भी नॉर्मल से अलग है, एवरेज से अलग है। गिफ्टेड भी, जिसका मेंटल लेवल ज्यादा अच्छा है। रिटार्डेड भी, ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं, क्योंकि एवरेज नहीं है। जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है बात? जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अरे D+B के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस तरह के। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न ऑब्जेक्ट्स विच दे कैन एक्सचेंज फॉर डिजायरेबल आइटम्स, सर्विसेज और प्रिविलेजेस। जो लोग बैच में पढ़ते हैं उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक कराया था, इसमें बात क्या हुई है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, यानी किस तकनीक के अनुसार बच्चा, किस तकनीक में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अर्न करेगा और बाद में उन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर लेगा डिजायरेबल आइटम्स या सर्विसेज या प्रिविलेज के लिए। मान लीजिए पॉइंट्स इकट्ठा किए कि 10 पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, घुमाने ले जाएंगे, तो क्या हो गई, सर्विस हो गई। 10 कार्ड्स या 10 स्टार या 10 स्माइलीज इकट्ठा कर लो, क्या मिलेगा, फेवरेट टॉय मिलेगा या फेवरेट फूड मिलेगा। ये क्या है, टोकन इकोनॉमी कहलाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहलाता है, टोकन इकोनॉमी। स्किनर इसको यूज करते हैं अपनी थियोरी में। दिया तो इसको कई अलग लोगों ने था, बट उनका नाम पूछा नहीं जाता जनरली। ठीक, तो टोकन इकोनॉमी कि टोकन्स इकट्ठे कर करके आप कोई एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट या सर्विस लेकर के आ रहे हो। जैसे वो फन फ्लिप्स नहीं आते थे, अभी भी आते होंगे शायद, कि उसमें कार्ड्स निकलते हैं। जब आपके पास 100 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो आपको कोई एक चीज मिलेगी, चाहे वो कोई फुटबॉल हो सकती है, कोई एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है। तो वो जो टोकन्स हैं उनको इकट्ठा करके कोई डिजायरेबल चीज मिलेगी, टोकन्स के बदले डिजायरेबल चीज मिलेगी। आपने क्लासरूम्स में लगा हुआ देखा होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा होता है कि स्टार्स मिलते हैं बिहेवियर के,
कि भाई 5 स्टार की रेटिंग है, 4 स्टार की रेटिंग है बिहेवियर की, उससे क्या होगा, ग्रेड मिलेंगे बाद में, ग्रेड से क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा अगर फर्स्ट आए तो ये टोकन इकोनॉमी है जो पुनर्बलन के लिए काम में ली जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस। समायोजन की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर भी, ठीक। समायोजन की प्रक्रिया में बच्चों के सामने कई सिचुएशन आती हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है परसों ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, कई टाइप्स की सिचुएशन हो सकती है कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी द्वंद्व की सिचुएशन बन सकती है, जहां पे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में हो, जहां पे बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो जहां वो फंसा हुआ फील करे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट वॉन्ट्स टू एडमिट हिज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की, द्वंद्व की स्थिति क्या है। एक बच्चा अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को अपने पेरेंट या अपने टीचर के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है कि मैडम मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी, या घर में मम्मी पापा के सामने हो सकता है कि आपने कोई झूठ बोला हो और आप बताना चाहते हो, बट आपको डर है किस बात का, कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए। इससे तो अच्छा होता ना ही बताते। पहले तो मम्मी कहती थी सब बताया करो, है ना, और जब बताया तो डंडे पड़ने लग गए, है ना, या फिर प्यारी प्यारी बातें निकल के आने लग गई कभी कभी, ठीक। तो ये क्या है, एक तरफ तो एक पॉजिटिव बात है कि आप बताना चाहते हैं आपसे जो गलती हुई, है ना, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं। जब भी आप नियर जाना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन या कोई एक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोई चीज चाह रहे हो, तो अप्रोच आएगा। तो इसमें अप्रोच तो निश्चित है, तो अप्रोच यहां है और अप्रोच यहां है। अवॉइडेंस हटा देते हैं क्योंकि सबसे पहले तो अप्रोच की बात है और नन ऑफ द अबव अपने आप ही हट जाएगा। तो चाहता है इसलिए अप्रोच करेगा, ठीक है, लेकिन डर है किस चीज का, पनिशमेंट का, तो अवॉइड करेगा, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा, ठीक। तो अप्रोच के बाद अवॉइडेंस आना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट को कोई अप्रोच नहीं करना चाहता, पनिशमेंट को सब अवॉइड करना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या इसको हम कह सकते हैं उपागम, जो भी इसको बोलते हैं अवॉइडेंस को हिंदी में एग्जैक्टली, अभी कल परसों ही डिस्कस किया था, वो हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो एक बार, और पेडागोजी स्पेशल में पढ़ो फिर 4 महीने तक लगातार। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कराया हुआ है यहीं, बट कई लोग सीरियसली नहीं पढ़ पाते यूट्यूब से, वो उनकी समस्या है। देखिए एक बार, बुक मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। देखिए फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में। भाई एक तरफ है बच्चा मिस्टेक को अपनी मानना चाहता है, मतलब अप्रोच करना चाहता है टीचर को, दूसरी तरफ उसको डर है पनिशमेंट का। तो एक तरफ अप्रोच आ गई क्योंकि वो चाहता है तो इसलिए अप्रोच करना चाहेगा, दूसरा अवॉइड करना चाहेगा किसको, पनिशमेंट को। तो अप्रोच अवॉइडेंस हो गया सी ऑप्शन, सिंपल आंसर। ये हमने अभी कल परसों ही समझा था इस टॉपिक को, अगर नहीं समझाया तो समझ नहीं आएगा ये। गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर एबिलिटीज व्हेन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित अच्छे से कर पाएंगे जब, बताइए प्रतिभाशाली समझते हैं आप, या तो उनका आईक्यू जो है वो 140 प्लस है, 120 प्लस तो एटलीस्ट ही है, मतलब आईक्यू हाई है, जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, जिसको मापा जाता है। बोलते हैं ना इसका आईक्यू कम है, इसका आईक्यू ज्यादा है, ऐसे ही बोल देते हैं लोग जनरल टर्म्स में, बट आईक्यू स्कोर्स हैं। तो आईक्यू या तो जिसका ज्यादा है उसको गिफ्टेड कह रहे हैं, या फिर वो किसी एक क्षेत्र विशेष में बेहतर है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। तो टैलेंट हो सकता है या फिर क्रिएटिविटी हो सकती है। 3 तरह के गिफ्टेड बच्चे होते हैं। क्या, कैसे, या तो आईक्यू जिनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं, आईक्यू के बेसिस पे, टैलेंट कोई किसी एक विशेष क्षेत्र में हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड में टैलेंटेड हो, या फिर तीसरी चीज हो सकती है क्रिएटिविटी, कुछ नया सृजन करने की क्षमता। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कब बेहतर सीखेंगे, ये बच्चे कब बेहतर सीख पाएंगे, ये पूछा है, बताइए। Gifted students will be able to develop their abilities when they will be tested again and again। सिर्फ टेस्ट लेने से किसी की एबिलिटी तो आज तक निखरी नहीं है कि बस टेस्ट ले लो, हमारा ध्यान सिखाने पे होना चाहिए, ठीक है बस। They connect with other students in the learning process, जब वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ें, दूसरे बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ें, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अलग थलग करके आप नहीं सिखा सकते, एक साथ ज्यादा बेहतर सीखेंगे, बस मेथड में अपने परिवर्तन कर लीजिए एक ही क्लास के अंदर। दे विल स्टडी इन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बस ये तो फिर अजीब सी ही बात हो गई, है ना। जब हम अपने बीएड में या अपने टीचिंग ट्रेनिंग में या स्कूल में ठीक से नहीं सीख पा रहे, तब फिर कोचिंग क्लासेस का रोल आ रहा है, क्या करें, है ना।
दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स। नहीं तो ऐसा थोड़ी, ज्यादातर थियरीज तो आपने पढ़ी ली थी बीएड में, फिर क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि रोट वे से समझाया गया या फोकस नहीं था। ठीक, दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन दी लर्निंग प्रोसेस। जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठ करके सीखते हैं तो हर तरह का डाउट सामने आएगा, हर तरह की एक्टिविटी सामने होगी, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो बाकी बच्चों के साथ अच्छा सीखते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छा डेवलप कर पाते हैं अलग थलग की बजाय। तो बी ऑप्शन हो गया, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो बेहतर सीखते हैं अधिगम प्रक्रिया में जब वो बाकी विद्यार्थियों के साथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु हैज द वर्स्ट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ इन द मॉडर्न एरा। आज के समय में, आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एक तो हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हम बॉडी से कितना वेट उठा रहे हैं, कितना हम दौड़ भाग कर पा रहे हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, कहीं हम मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है, डिप्रेस्ड तो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम झेल नहीं पा रहे हैं जो कंपटीशन है या जो दौड़ भाग है जीवन की, है ना, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है मन में, मानसिक द्वंद्व तो नहीं है कोई। तो कौन सी एक चीज का वर्स्ट इफेक्ट है, यानी सबसे बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर सबसे बुरा प्रभाव मॉडर्न एरा में, आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब कंपटीशन इतना भयंकर है, जब चीजों को दिखाया कुछ जाता है जो आप रियलिटी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो रियल है ही नहीं, है ना। कोई दिखा रहा है आपको मर्सिडीज के सामने फोटो और कह रहा है कि मैं हूं क्या, बिलियनेयर हूं मैं, तो फलाना हूं, ये तो हूं, आग पीछे पता नहीं आपको कि गाड़ी रेंटेड है या किसी और की है ना। तो ये क्या है, ये दिखावे की दुनिया हो गई इस तरीके से। मॉडर्न एरा में क्या सीन है, वर्स्ट इफेक्ट किस पे होगा, मेंटल हेल्थ पे होगा। आपको लगे यार मैं ही नाकार रहा हूं, दुनिया देखो कितनी आगे पहुंच गई, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े खुश हो के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ फोटोज डाल रहे हैं, आपको पता नहीं अंदर चल क्या रहा है, अंदर से रोते तो नहीं रहते, है ना। तो ऐसा हो गया है कि हम पोर्ट्रे कुछ कर रहे हैं और हैं कुछ और। तो इस केस में सबसे बुरा प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ पे ही पड़ेगा। किस चीज का, एजुकेशन का। अगर एजुकेशन तो अच्छी चीज है, अगर एजुकेशन का बुरा प्रभाव क्यों पड़ेगा, अगर बुरा प्रभाव पड़े तो एजुकेशन थोड़ी है वो। फिर है द इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो ये अस्थिरता है। एक पिक्चर देखिए आपका दिमाग घूम गया, अरे यार मैं तो, ये तो मेरे साथ पढ़ता था पढ़ती थी, ये देखो इनकी लाइफ में तो बहुत मजे हैं, मेरी लाइफ तो खराब है। ये जो इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, आज कुछ है कल कुछ है। ठीक, ऑफ वर्शिप, नहीं वर्शिप से भी हमने किसी का नुकसान नहीं होते देखा। मटीरियलिटी, हाँ भौतिकता का हो सकता है, बट भौतिकता क्या पहले से नहीं है, या हम कह सकते हैं जो इंस्टेबिलिटी है ये भौतिकता के कारण नहीं है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये बी ऑप्शन में ही इंक्लूड हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है कि जो इंस्टेबिलिटी है, जीवन की अस्थिरता है, वो ज्यादा प्रभावी है। एक क्षण है आप, कल नहीं। आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑटिज्म इज गिवन बाय। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन प्रॉपर किसने किया। ठीक है, क्वेश्चन की ना भावनाओं को समझो। जैसे वो हिंदी में पढ़ते थे हम कि कवि क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पेडागोजी में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यहाँ कवि कहना क्या चाहते हैं ये समझिए। ये पहली बार ऑटिज्म वर्ड किसने दिया था, तो 1908 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको यूज किया था, बट उनकी बात ही नहीं हो रही है, वो ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है पहली बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसने दी ऑटिज्म वर्ड की, और यही पूछा जाएगा, उनके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा जनरली। तो आंसर क्या होगा, सैमुअल किर्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज को दिया है। जो ये अधिगम अक्षमता शब्द है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसको सैमुअल किर्क ने दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बात हो रही है ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म को दिया है लियो कैनर ने। किसने, लियो कैनर। 1940s में इन्होंने, 1943 या समथिंग में इन्होंने बात की थी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर डिस्क्राइब किया था किसको, ऑटिज्म को। बी ऑप्शन लियो कैनर। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, कि आप एक इफेक्टिव, एक बेहतरीन शिक्षक या शिक्षिका बन पाए। उसके लिए देखिए एक बार, इफेक्टिव, अफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, यानी ग्रुप में बच्चों को सिखाने की बजाय इंडिविजुअल्स पे फोकस करो, कि एक एक बच्चे पे ही, एक बच्चे पे फोकस हो, ग्रुप पे फोकस ना हो। तो ऐसे क्या होगा, 4 बच्चों पे तो फोकस होगा, बाकी क्लास में हो सकता है इंटरेक्शन ठीक से ना हो पाए। नोटिफाइंग द डिसरप्शन कॉज्ड बाय स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी कर दो। कि जो भी एक डिस्कशन से क्या होता है, थोड़ा बहुत शोर क्रिएट होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसको इग्नोर करना, इससे इफेक्टिव बन जाएंगे। या फिर स्टेइंग इन टच विद एवरी चाइल्ड, या एम्फेसाइज राइटिंग डाउन द आंसर्स फ्रॉम द बुक। देखो सिर्फ उत्तर लिखने से तो रोट लर्निंग होती है। ठीक, कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस करो। ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप लर्निंग की बात करता है एनसीएफ भी।
ठीक है, ग्रुप लर्निंग बेहतर है कि जब बच्चे ग्रुप में पीयर्स के साथ, एक दूसरे के साथ ही, समूह के साथ सीखते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं, बहुत सारी स्किल्स भी सीखते हैं, समाजीकरण भी अच्छा होता है, बेहतर वैल्यू सिस्टम उनका होता है जब वो 4 बच्चों के साथ बैठ करके सीखते हैं। तो ठीक है, इतनी बात। कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो बता देना। आज का क्वेश्चन आपका यही है कि ऑटिज्म वर्ड किसने दिया था पहली बार? एक व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी इसकी स्किज़ोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आपका काम है, अगर पता है तो कमेंट करके बताएंगे जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये एक होमवर्क के जैसा है। पहली बार एक्सप्लेनेशन केनर ने दी, लेकिन पहली बार प्रयोग 1908 में हुआ था, उसका आप एक बार ढूंढेंगे या फिर पता है तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए, यहां पे बात हो रही है नोटिफाइंग द डिसरप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन पूछने से उसको आप अनदेखी कर दें, ये कोई तुक्की बात नहीं है। सबसे बेहतरीन टीचर आप तब बनेंगे इन 4 ऑप्शंस में से एटलीस्ट जब आप हर एक बच्चे के टच में रहें। अब हर एक बच्चे के टच में रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी आप 2000 लोग देख रहे हैं, कई बार 10,000 लोग देखते हैं, कई बार 25,000 लोग देखते हैं। एग्जाम में जाते ना बहुत सारे लोग, तो कई लोग एग्जाम क्रैक करके निकल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप हर बच्चे के टच में रह सके। मान लीजिए आरटीई ने क्या रेशो निर्धारित किया कि प्राइमरी लेवल पे 30:1 हो, तो वो जो 30 बच्चे हैं एटलीस्ट आप 30 के 30 को जानते हो, उनकी परेशानियों को जानते हो, उनके साथ कांटेक्ट में आ पाए। तो यहां बेहतर ऑप्शन जो है, कवि जो कहना चाहता है उसके अनुसार, वो सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे ही हम जवाब देंगे, बहुत ज्यादा विलक्षण बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, औसत बुद्धि का इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर, यानी श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन आपको पता होना चाहिए। ऑडियो मतलब जिसमें सुना जा सके, विजुअल जिसमें देख भी सको आप। जैसे अभी जो है ये ऑडियो विजुअल ही तो है, मैं आपके साथ जुड़ पा रही हूँ, हालांकि ये आईसीटी का पार्ट है। तो ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण कौन सा? एक ऑप्शन है, रीट में पूछा हुआ है ये इतना बच्चा सा क्वेश्चन। तो इस किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिया करो। किसी भी पेपर में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के 30 मुश्किल नहीं हो सकते, उसमें से मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन मुश्किल होंगे। मूवीज, एग्जैक्टली मूवीज हो गए, या अभी मैं और आप यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, यहाँ चलचित्र प्रस्तुत है। मूवीज में क्या है, आवाज भी आ रही है ना, मूव भी हो रही हैं चीजें। क्यों? क्योंकि एक वीडियो प्ले हो रही है। तो ऑडियो भी है, विजुअल्स भी हैं। पिक्चर में सिर्फ विजुअल है, पिक्चर में सिर्फ विजुअल है, इमेज भी सिर्फ विजुअल ही है, जिसको आप देख सकते हो, बोलती तो है नहीं तस्वीर। ठीक, स्केच भी क्या है, विजुअल है। आप में से किसी ने दी भी थी, मेरे पास रखी हुई है, बहुत ही प्यारी सी स्केच बना करके। ठीक, तो ऑडियो विजुअल क्या है, मूवीज। किसने दी थी, देख रहा हो तो बताना कमेंट करके, वैसे नाम लिखा हुआ है आई थिंक उस पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एरे कंप्लीट्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव इमोशनल एंड एस्पेक्ट्स होगा, ये 2 बार टाइप हो गया। देखिए एक बार, कॉग्निटिव इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अरे कंप्लीट्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक और सामवेगिक, इमोशनल एस्पेक्ट और दिमाग से रिलेटेड एस्पेक्ट। और इसमें कहीं ना कहीं साथ में लिखा हुआ होगा, ये इंग्लिश में मुझे लग रहा है गलत ट्रांसलेट हुआ है, साइकोमोटर एस्पेक्ट भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। साइकोमोटर होता है जिसमें मन और दिमाग और आपके हाथ पैर सब लगे। ठीक, हिंदी में पढ़ना है इस क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से समझ पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान का मतलब दिमाग जिसमें इस्तेमाल हो, ठीक, इसके बाद भावात्मक यानी भावनाएं, आपके इमोशंस जिसमें इन्वॉल्व हो, मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर जिसमें मन और फिजिकल एक्टिविटीज, आपका फिजिकल बॉडी एक्टिव हो, इन पक्षों के तहत उद्देश्यों को पूरा करने वाला कौन सा एक मेथड सबसे बेस्ट है, जिसमें आपका दिमाग भी लगे, जिसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी भी इन्वॉल्व हो, आप एक्टिविटी भी करते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले। क्या होगा, इसको काट करके यहाँ साइकोमोटर कर देना, रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, या एक बच्चा है जो मछली जल की रानी है का मछली बना हुआ है, एक बच्चा है जो रामायण में कोई रोल उसने, मान लीजिए सीताराम कुछ बना हुआ है ना, कोई एक तेनालीराम वाली जो स्टोरी थी उसमें कोई अकबर बना हुआ है, कोई बीरबल बना हुआ है, कोई तेनालीराम के दरबार में वो एक अलग ही वो दूसरी स्टोरी हो गई। तो ये क्या हो गया, इस तरह के रोल वो प्ले कर रहे हैं बच्चे। इसमें क्या होगा, इमोशनली भी वो बोलेंगे, कोई डायलॉग बोल रहा है अपना तो पूरे इमोशंस के साथ बोलेगा, कोई गुस्से का डायलॉग है, कोई प्यार का डायलॉग है, कोई डर का डायलॉग है ना, तो रोल प्ले कर रहा है क्योंकि। तो इसमें इमोशंस भी आ गए, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, डायलॉग को भी याद रखना पड़ेगा, और भी आपको तर्क लगाना पड़ेगा कब सामने वाला बोलेगा और कब आप बोलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, चल चल के भी वो, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कभी रामलीला वगैरह, तो उसमें क्या है, पूरा क्या है,
संज्ञान भी इन्वॉल्व है, इमोशंस भी इन्वॉल्व है और आपकी गत्यात्मक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, फिजिकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है। लेक्चर में सारी चीजें नहीं होती, लेक्चर में पैसिवली बैठे रहते हैं आप, ग्रुप डिस्कशन में भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि डिस्कशन जबान से होगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी एक मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर का तरीका है, तो सारी चीजें फुलफिल होंगी आपकी रोल प्ले के अंदर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है द चेंज इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, यानी एक बच्चे को सहारा देने या मदद करने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करेगा। बताइए, एक बच्चे को कितना सपोर्ट दिया जाए, कहां पर, कितनी मात्रा में और कितना सपोर्ट दिया जाए, किस टाइप का सपोर्ट दिया जाए, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, ये पूछा है। बताइए, डिपेंड्स ऑन टीचर्स मूड, जो टीचर का मूड किया उस पे, मूड से पढ़ाएंगे आप, वर्क अवार्ड कि आपको अवार्ड कितना मिलेगा किसी चीज का, या फिर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस लेवल, यानी बच्चे का जो परफॉर्मेंस का लेवल है उसके आधार पर, या फिर डी ऑप्शन चाइल्ड्स नेचुरल एबिलिटीज, यानी जो उसकी प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसके बेसिस पे। देखो, आप हेल्प या स्कैप फोल्डिंग जो देते हो वो बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल के अनुसार देते हो, जिस लेवल पे उसका जो परफॉर्म करना है, निष्पादन मतलब जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कुछ लेवल तक की डिफिकल्टी के क्वेश्चन वो खुद कर लेता है, तो क्यों दोगे सपोर्ट, जहां अटकेगा वहीं तो सपोर्ट दोगे। तो जो परफॉर्मेंस का लेवल है उसके अनुसार ही आप सपोर्ट डिसाइड करते हो। एक बच्चा है जो फर्स्ट स्टेप पे अटका हुआ है तो उसको वहां सपोर्ट दोगे, उसकी उसी लेवल पे। एक बच्चा है जो लास्ट स्टेप पे अटका हुआ है उसको वहां दोगे, किसी को हिंट की ही जरूरत पड़ेगी सिर्फ। तो परफॉर्मेंस के लेवल के अनुसार ही स्कैप फोल्डिंग या मदद दी जाएगी, या कितनी मदद और कब दी जाए, किस टाइप की दी जाए। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं स्कैप फोल्डिंग को, मचान जिसको ब्रूनर ने दिया था, बट वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया है। ठीक, ऐसा नहीं है बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज के अनुसार, मतलब नेचुरल एबिलिटीज डिसाइड कौन करेगा, आप ईश्वर हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे भाई, जिस लेवल पे वो अटका हुआ है वहीं तो दोगे मदद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। ये तो इतना ईजी है, इसको तो 2 से 3 या 5 सेकंड का समय से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। आगे आगे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं, बताओ एक बार। डी ऑप्शन राइटिंग, एग्जैक्टली। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आपकी छोटी मसल्स का यूज हो, जैसे राइटिंग हो सकता है, मैंने आईलाइनर लगाना आपको बताया था, इसके अलावा पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, बुनाई कढ़ाई, ये सब हो सकता है जिसमें आपकी छोटी मसल्स, जो हाथ की मसल्स हैं स्पेशली, उनका इस्तेमाल हो। ये सब बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको ग्रॉस मोटर या स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कहीं भी जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए, फोन को लिटा लीजिए, जो करना है कीजिए फोन के साथ, बट ध्यान से पढ़िए। देखिए, ओहो, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मोर एम्फेसिस इज गिवन इन द साइंस बुक्स ऑफ एनसीईआरटी। जो साइंस की बुक है, 1 मिनट, हाँ, विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनमें किस चीज पे बल दिया गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग, फटाफट से बताइए। एनसीएफ के अकॉर्डिंग किन चीजों पे बल दिया गया है? मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, इतने तेजी से कमेंट जा रहे हैं। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टू क्रैम, यानी रटने की टेंडेंसी को डिस्करेज करने पे, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑन मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस एरियाज ऑफ वर्क इन दी साइंस करिकुलम, यानी विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, यानी आप बाउंड्रीज बना के रखो जो लाइफ में रियल वर्क है और करिकुलम है साइंस का उसके बीच में। जी नहीं, आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। फिर है प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को सक्रिय अनुभव का मौका दो जिसमें वो एक्टिव लर्निंग कर सकें। ये बात भी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है। फिर है ऑन लर्निंग द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, सिर्फ एग्जैक्ट डेफिनेशन रटने पे कभी भी फोकस नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट और थर्ड ही सही है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बात, बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द मेन चेंज प्रोपाउंडेड बाय एनसीएफ, जो मुख्य परिवर्तन प्रोपाउंड हुआ किसके द्वारा? एनसीएफ के द्वारा। वो क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005 द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव, एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव क्या है? लर्निंग विद द टीचर्स इन्वेस्टिगेशन,
टीचर की इन्वेस्टिगेशन से सीखना, बच्चे खुद ना सीखें इन्वेस्टिगेट करके। लर्निंग इन दी क्लासरूम, रियल लाइफ से भी जोड़ो, सिर्फ किताबों से क्यों। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, लर्निंग इन अ वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। बिहार के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना एनसीएफ की वीडियो मैंने बनाई हुई है, एक बार और अच्छे से करा दूंगी किसी दिन, तो उसमें ये 5वां पॉइंट है आई थिंक, जिसमें वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा जॉन डुई भी कहते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग बेहतर होती है, जब आप रियल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, समाज की समस्याएं या ग्रुप में बैठ करके सीखते हैं जब बच्चे, तो वो बेहतर सीख पाते हैं बजाय कि अकेले के। तो लर्निंग इन अ वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाज में विस्तृत संदर्भ में जोड़ करके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस किया जा सके, ठीक, सोशली या ग्रुप में सीख सके बच्चा, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए आप लर्निंग को, ये मेन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग द आर्ट्स एजुकेशन इन द एनसीएफ 2005। कला शिक्षण को विद्यालय शिक्षा में जोड़ना, एनसीएफ के अकॉर्डिंग कला शिक्षण को विद्यालय शिक्षा में जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा है। इतना खाना खा लिया ना आज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग द आर्ट्स एजुकेशन, ये आपने अपने बीएड डाइट वगैरह में पढ़ा होगा, बताइए क्या उद्देश्य है एनसीएफ में आर्ट एजुकेशन को जोड़ने का। प्रेजिंग कल्चरल हेरिटेज, यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। आर्ट एजुकेशन से ऐसा तो कुछ नहीं है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर नहीं है ये। टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द, एक मिनट, प्रेजिंग कल्चरल हेरिटेज, नकार नहीं सकते, सिर्फ ये है ये भी नहीं कह सकते और नकार भी नहीं सकते, क्योंकि आर्ट एजुकेशन इज समथिंग कि ठीक है हमारी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो उस चीज को ही आगे हम वो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका की आर्ट हम यहाँ बनवाएंगे, अगर एनसीएफ ने इंक्लूड किया है तो भारत की ही बात करेंगे, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज मान सकते हैं। टू डेवलप द पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि जो आपकी आर्ट एजुकेशन है ये साइंसेस के लिए भी बेहतर होते हैं, जो कलर्स है, पेंटिंग है और इतने सारे जो इसमें काम है, क्राफ्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर होते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी भी निखर के आएगी, अगर किसी में विशेष टैलेंट है तो वो भी सामने आएगा, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बातें सही है, नकार नहीं सकते हम दोनों में से किसी को भी, ठीक, दोनों ही बातें ओके ओके हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू, अच्छा क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। एक होता है समेटिव इवेल्युएशन या असेसमेंट और दूसरा होता है एफए। यहां बात हो रही है एसए की, जिसका जो वेटेज है वो कहीं ज्यादा था, 60% था, अब तो टर्म होने लग गया, टर्म 1 टर्म 2 करके, तो 60% वेटेज पहले हुआ करती थी। एक एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1 FA2 FA3 हुआ करते थे, तो एफए की बात होगी। तो एसए और एफए की बात हो रही है, तो यहां उद्देश्य किसका, एसए का, योगात्मक मूल्यांकन का, किसका, समेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्यों होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का उदाहरण अगर आप लेना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम जो आपको जज करने के लिए किए जाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, स्तर क्या है, वो समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक। फॉर्मेटिव में आपके फीडबैक के लिए होती हैं चीजें, आपने कितना सीख लिया, आगे उसको और कैसे बेहतर करें, ये फॉर्मेटिव का पार्ट है। टू फाइंड आउट हाउ वेल अ स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड ऑन टाइम एंड वेरियस टास्क, यानी ये पता करना कि किसी बच्चे ने कितना बेहतर परफॉर्म किया है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम है या कोई भी एक ईयरली एग्जाम है, तो किसी नंबर ऑफ टास्क में, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग टास्क में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना बेहतर परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा किसी बच्चे का, ये समेटिव इवैल्यूएशन है। सुनने में तो समझ में आ रहा है, फिर देखते हैं फिर भी। फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड नॉट प्रोवाइडिंग ग्रेड्स, देखो फैसिलिटेट करना लर्निंग ठीक है, बट ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एसए में, ये जजमेंट के लिए ही होता है, ये परसेंटेज या आपका परफॉर्मेंस लेवल जरूर बताएगा। अगर एफए की बात होती तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक। फाइंडिंग अ स्टूडेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग द इक्विवेलेंट ऑफ हिज और हर पियर्स, ये डिफिकल्टी की बात मैंने अगेन आपको बताई थी, एफए में हम पता करते हैं, ये फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन में फीडबैक और कहाँ कमी है इस पे चर्चा होती है। फिर है डिटेक्शन ऑफ प्रोग्रेस बिफोर इंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट, यानी प्रोग्रेस कितनी हुई है ये चीज नई यूनिट शुरू होने से पता लगाना, पहले पता लगाना, ये बात भी एफए के ही अंतर्गत आएगी। तो हम कह सकते हैं सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, टू फाइंड आउट हाउ वेल अ स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक दिन जब भी पेपर निर्धारित हुआ था, जब भी कोई काम निर्धारित हुआ था, परफॉर्मेंस का स्तर क्या था, प्रॉब्लम कहाँ आई उस पे, उससे ज्यादा फोकस रहता है परफॉर्मेंस का स्तर क्या था, कितना वो स्कोर कर पाया या क्या कैसा परफॉर्म कर पाया, ये एसए का पार्ट है। फीडबैक या चेंज की जो बात है वो एफए में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज दैट इफ द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to class 5 इज मोर देन 200,
देन द स्टूडेंट्स टीचर रिक्वायर्ड रेशियो विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बताइए एक बार। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आरटी एक्ट के तहत, आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यदि क्लास 1 से क्लास 5 तक यानी कक्षा 1 से 5वीं तक जो बच्चों की संख्या है वो 200 से अधिक है, यानी 200 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के लेवल पे क्या है, 200 से ज्यादा संख्या है बच्चों की, तो स्टूडेंट टीचर रिक्वायर जो रेशो है वो कितना होना चाहिए। अब सब इसमें अलग अलग जवाब दे रहे हैं, सब फंस रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से। देखिए 30:1 है प्राइमरी लेवल के लिए नॉर्मल केस में, और 35:1 एलिमेंट्री लेवल पे, यानी 6th to 8th में 35 बच्चों पे एक शिक्षक, प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चों पे एक शिक्षक या शिक्षिका। अगर बच्चों की संख्या प्राइमरी लेवल पे 150 से ज्यादा है या 200 से ज्यादा है तो ये रेशो बढ़ के हो जाएगा 40, बट 40 से ज्यादा कभी नहीं होगा। बिल्कुल लिखा हुआ है आपका जो आरटीई एक्ट का पेपर होता है उसमें कि नॉट मोर देन 40:1, लेस देन 40 और 1 ही रहेगा, 40 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी परिस्थिति में। नॉर्मल केस में 30 बच्चों पे एक शिक्षक प्राइमरी में, और एलिमेंट्री में 35 बच्चों पे एक शिक्षक या शिक्षिका। 200 से अगर अधिक बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर तो 40 बच्चों पे एक शिक्षिका, 40 से ऊपर नहीं जाएगा। जिनका ठीक था उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिठाई भिजवा रहे हैं हम आपके घर, ऐसे टाइम पे खैर खाइएगा मत, तो वर्चुअल मिठाई मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A teacher needs to study philosophy of education because, यानी एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जब आप पेडागोजी स्पेशल बैच में भी पढ़ रहे हैं या यहाँ भी आपने मेरे साथ कुछ मैंने आइडियलिज्म वगैरह को डिस्कस किया हुआ है, तो आपके जितने भी पेपर हैं, चाहे वो DEET+B हो या बड़े एग्जाम्स जितने भी हैं जो आपको नौकरी दिलाते हैं, KVS हो, है ना, इवन रीट के कुछ हिस्से, क्या है वहां पर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ रही है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का हिस्सा भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें आर्टिकल्स वगैरह हैं। तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का दर्शन या शिक्षा को दर्शन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना क्यों जरूरी है टीचर के लिए। पहला ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेड फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी को हमने कैसे इनहेरिट किया है, अपनी पिछली विरासत में हमको जो दर्शन मिला है उसको पढ़ना। तो आप दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन कर लेते, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते। बच्चों के लिए आप इसलिए थोड़ी पढ़ेंगे, आपकी बात हो रही है एज अ टीचर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्यों पढ़ोगे। बीइंग फैमिलियर विद एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, तो इसके लिए तो आप अपने शौक के लिए भी तो पढ़ सकते हैं अगर आपको अमूर्त चिंतन ही करना था तो। एजुकेशन की फिलॉसफी एज अ टीचर क्यों पढ़ोगे, इस पे फोकस करना है। टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द कोर्स, यानी आप कोर्स के गोल और ऑब्जेक्टिव सेट कर सको, तो इसके लिए तो आपको करिकुलम या पेडागोजी पढ़ने की जरूरत है कि भाई आपका जो करिकुलम है या जो कोर्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, उसको पढ़ाओगे कैसे, उसके गोल्स क्या हैं, ये पेडागोजी के अंदर आते हैं जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं। फिलॉसफी का पार्ट नहीं है ये। तो लास्ट ऑप्शन ही हमारे पास बचता है और वही सही होना चाहिए क्योंकि और कोई ऑप्शन तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। टू गेट न्यू आइडियाज टू कंट्रोल योर टीचिंग बिहेवियर, यानी आपको नए आइडियाज मिलते हैं दर्शन शास्त्र के अध्ययन से या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ने से। आप एक तो अनबायस्ड वे में देख पाएंगे, बच्चे के भी परसेप्शन को समझ पाएंगे, वो चीजों को कैसे परसीव करता है, दोनों ही रियलिटीज को आप समझ पाएंगे, ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे चीजों को बिना किसी एक तरफ झुके, तो हम कह सकते हैं, और अपनी टीचिंग को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे, भावनाओं में नहीं बह जाएंगे। ठीक है बात, तो डी ऑप्शन ही यहाँ सही है।